आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इस तरीके से, जैसे कि आपने मैपिंग पढ़ी थी, दो ग्रुप थे आपके पास, जी एंड जी डैश। ग्रुप थ्योरी में जब आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तो एक ग्रुप आप जी ले लेते हैं और एक ग्रुप आप जी डैश, और यहाँ से यहाँ मैपिंग कराते हैं। ये इससे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा था मैपिंग के बारे में, 1-1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग। ठीक, आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म भी एक मैपिंग होती है, लेकिन जब उसमें वो सारे वेल डिफाइंड हो जाए, यानी एम एफ हमारा जो है वो वेल डिफाइंड हो, 1-1 हो, ऑन टू हो और कंपोजिशन प्रिजर्विंग हो, तब जाकर हम बोलते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है। तो उसी तरीके से एक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इसीलिए होमोमॉर्फिज्म इसे भी कहते हैं। तो इसमें एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा, अब आपके पास दो वेक्टर स्पेस होंगे। लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड एफ, या सेम फील्ड एफ, दोनों की फील्ड एक होनी चाहिए। ठीक, ए फंक्शन टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू is called a linear transformation if t alpha plus beta is equal to t alpha plus t beta and t c alpha equal to c t alpha। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस विधान दीजिएगा, या कंबाइंड फॉर्म में कंडीशन लगी हुई है टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी टी अल्फा प्लस टी बीटा। ठीक, ध्यान समझ लीजिए इसको, टी यहां मैं लिख दे रहा हूं, टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी टी अल्फा प्लस टी बीटा। अब आप सोचेंगे टी है क्या, अभी आपको बताया ना, टी इज ए रूल फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू डब्ल्यू। यानी अगर यहां पर आप देखें, अगर हम इसको स्ट्रक्चर से आपको समझाएं तो देखिए, जैसे ये आपके पास वेक्टर स्पेस वी और ये आपका डब्ल्यू। ठीक, वी क्लियर। अब आपके पास एक रूल होगा जो यहां से यहां मैपिंग कराएगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन टी। वहां मैपिंग कहते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वहां ग्रुप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अल्फा है आपके पास, राइट, और इसकी इमेज जो होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, टी अल्फा हो जाएगी। ये ब्रैकेट लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, जैसे बीटा लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर आपने टी बीटा लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ब्रैकेट लगा दें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अब देखिए वी हमारा वेक्टर स्पेस है, इसलिए फॉर एवरी सी बिलोंगिंग एफ, ये इंप्लाई करेगा कि सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर अल्फा बीटा वी में बिलोंग कर रहा है तो सी अल्फा भी तो वी में बिलोंग करेगा एक्सटर्नल कंपोजिशन से, और बीटा तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है किसमें, वी में आपका। तो अगर यहां देखा जाए तो सी अल्फा प्लस बीटा भी होगा। ठीक, एक बात अब देखिए, इसी तरीके से डब्ल्यू भी हमारा वेक्टर स्पेस है, तो यहां देखिए सी टी अल्फा प्लस टी बीटा भी तो होगा, राइट। तो अब यहां देखिए तीन एलिमेंट है, जैसे अल्फा बीटा सी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ टी अल्फा टी बीटा और सी टी अल्फा प्लस टी बीटा। क्योंकि टी अल्फा किसमें बिलोंग कर रहा है, टी अल्फा हमारा डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, दूसरे वेक्टर स्पेस में कर रहा है। वैसे डब्ल्यू के लिए हम लोग सब स्पेस वर्ड यूज करते थे, सब स्पेस भी हो सकता है या अलग कोई डिफरेंट स्पेस भी हो सकता है, वी अलग स्पेस हो और डब्ल्यू अलग स्पेस हो, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस है। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो जाए कि सी, अगर इसकी इमेज ली जाए, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए सी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये सब इमेजेस हैं, टी अल्फा इमेज है अल्फा की। ठीक, अब ये जाकर के इससे मैप हो जाए, यानी कि अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन टी लिया गया तो वो किसके इक्वल हो जा रहा है, टी टी ऑफ टी, ये इंपोज तो इस पे करेंगे ना सी टी अल्फा प्लस बीटा पे, इट शुड बी सी टी अल्फा प्लस टी बीटा, अगर ये क्वालिफाई करे। अब आप सोचेंगे टी क्या है एक्चुअली, और ये वी और डब्ल्यू पे स्पेसेस हैं। टी एक रूल होता है, जैसे हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका यहां पर ले लें कि V3R, ठीक, हमारी एक मैपिंग है V3R से V2R, टू टुपल्स के लिए ले लिया। अब टी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है, टी हम ऐसा डिफाइन कर दे रहे हैं कि टी, एक मिनट यहाँ पर ये चीज नहीं रखेंगे, देखिए ऐसे करेंगे टी x1 x2 x3, ठीक,
ये ऊपर कुछ नहीं है, Tx1 x2 x3। अब ये V2R में जा रहा है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 2 टुपल्स होंगे। अब ये भी हो सकता है कि ये x1 x2 और x2 प्लस x3 से मैप कराए, यानी यहाँ आप 3 टुपल्स ले रहे हैं और यहाँ पर आपके पास जो स्पेस है वो 2 टुपल्स का है। तो इसमें V2R में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बट वो 2 टुपल्स के हैं, और V3R में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो 3 टुपल्स के हैं। तो उनके हर 3 टुपल्स का वेक्टर यानी जो ये T अल्फा है वो इस तरीके से मैप हो रहा है, तो ये रूल कहलाएगा, दिस इज रूल। अब ये रूल हमारा लीनियर है कि नहीं, दैट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे बात एक आती है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए कि मैप कर रहा है कि नहीं, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, लेकिन पहले लीनियरिटी की बात कर रहे हैं। अभी हम मान ले रहे हैं कि हमें डिफाइंड है ये, ठीक, यानी हर एलिमेंट के लिए, V के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास W में एलिमेंट अवेलेबल है, तभी तो T डिफाइंड कहेंगे। तो अभी इसको हम लीनियर पे बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया है, यानी कि हर अल्फा के लिए T अल्फा W में अवेलेबल है। अब लीनियर है कि नहीं ये T इससे पता लगेगा जब ये प्रॉपर्टी क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। और T है क्या, T इज ए रूल। अब हम चेक करेंगे, जैसे मान ली इसकी लीनियरिटी आपको चेक करनी है, तो इस पे एक एग्जांपल है यहाँ पर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक कुछ मिलता जुलता इसी तरीके का है जो मैंने आपको बताया। देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर ऑन V इफ T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V इनटू V इटसेल्फ, यानी W V हो जाए, V से V में मैपिंग हो जाए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं V से V में ले लें अगर हम, तो इसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल एक है, थोड़ा हम जूम कर रहे हैं इसको, देखिए, इज द फंक्शन T V3R टू V2R डिफाइंड बाय T ABC इज इक्वल टू AB। ये देखिए ये डिफाइन किया गया है। 3 टुपल्स जो है वो 2 टुपल्स मैप हो रहे, C है ही नहीं इसमें, C वेनिश कर जा रहा है, ठीक। वैसे अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो जैसे कि आप स्पेस में हैं, इसका तो बन सकता है, फिगर भी बना सकते हैं इसका, हम आपको दिखा सकते हैं कैसे, जैसे 3D स्पेस में हुआ। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसमें तो लग भी जाएगा पता आपको। जैसे आप यहाँ पर हो, ये कोऑर्डिनेट हो ए बी सी, तो इसका जो फुट परपेंडिकुलर आएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए बी। वैसे तो z है नहीं, तो 0 कह सकते हैं आप। या अगर 2 एक्सिस पे बात करें, यानी कि x एक्सिस तो y एक्सिस पे, तो दिस कैन बी रिटन ओनली a कॉमा b, ठीक, 2 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 डायमेंशन में तो हो गया ABC, और 2 डायमेंशन में क्या हो गया, ओनली AB, राइट। तो यहां से यहां के लिए मैपिंग हो रही है, हर पॉइंट जो स्पेस का होगा ये फुट परपेंडिकुलर में इस तरह है। लेकिन इतना डीप आपको जाना नहीं होता है किसी प्रॉब्लम में, आपको तो एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन देना है। तो TABC इक्वल टू AB है। अब पता लगाना है कि लीनियर है कि नहीं। इज द फंक्शन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V3R इंटू V2R। तो अब क्या प्रूफ करेंगे, 2 एलिमेंट हम अल्फा बीटा ले लेंगे। देखिए, हमने लिया अल्फा इक्वल टू A1 B1 C1, बीटा इज इक्वल टू A2 B2 C2। ये हमने कहां पर लिया, V में, यानी V3R में, ठीक, V3R हो गया जो कि V है। देन फॉर ईच C इन R वी हैव, अब एक्चुअली एक वेक्टर C अल्फा प्लस बीटा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब C अल्फा प्लस बीटा जो वेक्टर होगा वो C टाइम्स T लगा रहने दीजिए, C अल्फा की वैल्यू पुट कर दी और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो CA1 प्लस A2 पूरा कंप्लीट लिख दिया गया। अब देखिए नया टुपल तैयार हो गया कि नहीं, 3 टुपल्स, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अब T जब 3 टुपल्स पे अप्लाई होता है, रूल देखिए, जब T 3 टुपल्स पे अप्लाई हो रहा है तो ये 2 टुपल्स जाके मैप हो रहा है A कॉमा B से, ठीक है। तो ये जो मैप होगा, यानी T जब ओपन होगा तो किससे मैप होगा जाकर के, यहाँ पर CA1 प्लस A2 फर्स्ट टुपल और सेकंड टुपल आएगा केवल, और थर्ड टुपल नहीं आएगा। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं प्रॉब्लम को, लेफ्ट हैंड कर लिया, अब इसके बाद हम राइट हैंड सॉल्व कर लें। लेकिन कभी कभी होता है कि लेफ्ट से ही राइट डेवलप कर देते हैं। अभी हम आपको इसमें यहाँ पर कहिए तो अलग से एक चीज करके दिखा दें कैसे राइट आप डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए राइट हैंड से आप कर रहे होते, तो C T अल्फा प्लस T बीटा को चेक करेंगे हम लोग, ठीक। अभी इधर जो लिखा हुआ प्रिंटेड वो भी बता देते हैं आपको। तो C T और ये कितना है आपके पास, A1 B1 C1 और T A2 B2 और C2। अब देखिए C, और जब ये ओपन होगा तो A1 कॉमा B1 ही आएगा, 3 टुपल्स जो है फर्स्ट 2 टुपल्स से मैप हो रहे हैं, ठीक। और जब ये ओपन होगा तो A2 कॉमा B2 आएगा।
इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, CA1 प्लस A2 कॉमा कॉमा करके नीचे लिख रहे हैं थोड़ा हम, ठीक, CB1 प्लस B2। अब देखिए यही तो है, यहाँ पेन हमारा चल रहा है, CA1 प्लस A2 CB1 प्लस B2, राइट। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, जो आप लेफ्ट लेकर चले थे, टी सी अल्फा प्लस बीटा, उसके इक्वल आ गया, यानी ये इक्वल हो रहा है आपके पास टी सी अल्फा प्लस बीटा। या एक तरीका जो आपके नोट्स में है, देखिए हम यहीं से डेवलप कर सकते हैं राइट वाला जो आपको प्रूफ करना था। इसमें क्या करिए, कुछ ऐसा मैनेज करिए, ये फर्स्ट टपल को एक साथ लिख लीजिए, ये जो है फर्स्ट इसका, तो CA1 CB1, ठीक, जो दो टपल्स लिखे हैं, बीच में प्लस लगा है इसमें, यहाँ पर ये प्लस इस फॉर्म में आ जाएगा, सेकंड लिख लिया, A2 B2 लिख लिया, फिर C आपने बाहर ले लिया, C बाहर आ गया। अब ये एक्चुअली C बाहर जाने के बाद बचेगा क्या अंदर, A1 B1, और A1 B1 किसकी इमेज है, वो T A1 B1 C1 की, और A2 B2 किसकी इमेज है, T टाइम्स ऑफ A2 B2 एंड C2, एंड इट इज नथिंग जस्ट अल्फा, तो C T अल्फा प्लस T बीटा। इसका मतलब लेकर चले थे T C अल्फा प्लस बीटा, प्रूफ कर दिया C T अल्फा प्लस T बीटा। दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V3R इनटू V2R। तो ये हमने दोनों अप्रोच आपको बता दी एक एग्जांपल में कि कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नोट 1 के बारे में। देखिए लिखा है, ये तो जो अभी पढ़ा आपने, एक डिफिनेशन पढ़ ली और एक एग्जांपल प्रूफ कर लिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है इस एग्जांपल में। ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो क्या प्रॉपर्टी है, उसको नोट में लिखा गया, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W देन T जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। एक्चुअली कहीं कहीं यहाँ डैश भी लगा देते हैं। जीरो वेक्टर जो है वो V का एलिमेंट है, और जो जीरो वेक्टर डैश है वो W का है, और जो मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी वो V टू W है। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जीरो वेक्टर जो ये आपका है V का, और जीरो डैश जो ये आपका W का, ये V का है और ये W, वो आपस में करस्पॉन्ड करते हैं। यानी V का जीरो वेक्टर W के जीरो वेक्टर से ही जाकर के मैप होगा। डैश इसलिए लगा दिया, हो सकता है W मैट्रिक्स वाला सब स्पेस हो आपके पास, V जो आपके पास है वो V3R हो, V2R हो, अलग अलग स्पेसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, तो जीरो वेक्टर जीरो से मैप होगा। तो सबसे पहले किसी को अगर आपको एग्जामिन करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जीरो वेक्टर से मैप हो रहा है कि नहीं। अगर जीरो वेक्टर से मैप नहीं हुआ तो लीनियर नहीं हो सकता। हाँ, अगर जीरो वेक्टर से मैप हो गया तो हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, हो भी सकता हो, नहीं भी सकता है, फिर स्ट्रांगली नहीं कह पाएंगे। लेकिन मैप ना करने की स्थिति में स्ट्रांगली कह सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W, अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, T सिग्मा I इक्वल टू 1 टू I C I अल्फा I, तो ये क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी अंदर चला जाएगा ये, ठीक, एक एक पे लगता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप ये, जैसे मान लीजिए बात, ये जो प्रॉपर्टी थी ना कि T C अल्फा इज इक्वल टू C T अल्फा, जितने C है वो बाहर हो जाएंगे, तो जितने C हैं, अभी देखिए इस T को यहाँ क्या किया गया, ध्यान समझिएगा, इस T को अंदर इम्पोज किया गया, यानी ऑपरेट किया जा रहा है। देखो ना, सिग्मा के अंदर ले गए, और जब सिग्मा के अंदर ले गए तो फिर ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, CI को क्या किया, बाहर कर लिया C को, जो कि T लीनियर है। इफ T इज ए लीनियर, ध्यान दीजिएगा, इफ T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W, तो यानी अगर T बाहर आप लीनियर कॉम्बिनेशन पे इंपोज कर रहे हैं, तो यू कैन राइट लाइक दिस, सिग्मा इक्वल टू 1 टू NCI T अल्फा। दिस इज अ प्रॉपर्टी एंड वी कैन यूज डायरेक्टली, प्रॉब्लम से हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, अब कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते ही हैं, ठीक, और उनका स्पेशल नाम होता है। जैसे एक हमारे पास ये जीरो फंक्शन, द फंक्शन, ये जीरो कैप लगा दिया है। कुछ बुक्स में मैं बताऊं आपको, एफ के ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। ये जीरो वेक्टर, ये जीरो फंक्शन कहलाता है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, नल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W इज डिफाइंड बाई, ये बहुत ध्यान देने की बात है, नल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, ये लिखा हुआ जीरो लगा, जीरो के ऊपर कैप लगा हुआ है,
अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग वी इज कॉल्ड नल और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये V है, ठीक, और यहाँ पर आपके पास ये W स्पेस है। अब यहाँ से यहाँ के लिए जब आपने नल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जानते हैं इसकी क्या खास बात है? ये अल्फा को ले जा करके इसके जीरो वेक्टर से जीरो डैश भी लगा सकते हैं, मैप कराएगा। अगर बीटा है तो बीटा को भी जीरो से करा देगा, गामा है तो गामा को भी किससे करा देगा? जीरो डैश से। एक्चुअली ये फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग वी, और एवरी अल्फा बिलोंगिंग वी क्या होगा कि अगर आप ये लगाते हैं तो जीरो डैश यहाँ पे जाकर के, और ये कहाँ बिलोंग करेगा? किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको ले जाएगा। यानी मेनी वन मैपिंग हो जाकर के, सब जाकर वेक्टर एक ही जगह से जाकर मैप हो जाएंगे। क्लियर? अल्फा भी जाएगा, बीटा भी जाएगा, गामा भी जाएगा, वी के जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब जाकर के जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू से मैप हो जाएंगे। ठीक है, और इसको कहते हैं नल या जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे टी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा आपने, इसी तरह यू ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी तरह वी होता है, इसी तरह ये जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे फंक्शन होते हैं, फंक्शन में आप पढ़ते थे एफ फंक्शन से डिनोट कर दिया, जी से कर दिया, फाई से कर दिया, एच। एक्चुअली दिस इज अ रूल, एफ जी एच फाई भी रूल होते हैं, टी यू डब्ल्यू टी यू वी जो आपने लगाया ये भी रूल्स है। एक्चुअली डब्ल्यू को हम लोग यहाँ पर स्पेस की तरह यूज कर रहे हैं लेटर को, तो डब्ल्यू नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब रूल्स हैं, इनमें स्पेशल रूल होता है ये वाला जीरो वेक्टर का, इसको ध्यान रखिएगा। जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, वेक्टर नहीं कहेंगे, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है या नल ट्रांसफॉर्मेशन, जो जाके जीरो वेक्टर से मैप कराएगा। इसी तरह से एक और आता है, इसमें एक आइडेंटिटी लिखना भूल जाएंगे, आई हो गया, यानी पूरा सेट बनाया जाए तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो उसमें आई जो होता है उसका क्या रोल है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो बहुत आसान है कि आई अल्फा मैप टू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स वी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी। यानी ये सिर्फ तभी आ पाएगी आइडेंटिटी वाली कि जब दोनों में सेम एलिमेंट हो। ये कम ज्यादा भी होंगे तो जो जिससे मैप होना होगा हो जाएगा। ठीक, तो अगर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो अल्फा जाकर किससे मैप होगा? अल्फा से, फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू वी। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे सर वी में एक तरफ अल्फा है एक तरफ अल्फा है ही नहीं, तो नहीं मैप होगा। हाँ, एक तो मैप हो जाएगा, कौन सा? जो जीरो वेक्टर है आपका, क्योंकि जीरो इधर जो होगा आपका उधर के जीरो से जाके मैप हो जाएगा। ठीक, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिटी मैपिंग किसे कहते हैं। एक नेगेटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू देन माइनस टी वी टू डब्ल्यू इज डिफाइंड बाय माइनस टी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अल्फा, यानी निगेटिवली करेगा। ठीक है, जैसे टी होता है उसी तरह एक माइनस टी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जहां जहां पर आपको अल्फा है, अल्फा पे इंपोज करेंगे तो उधर जाके माइनस टी अल्फा दे देगा आपका। ठीक, अगर हम इसी में बना दें आपका माइनस टी, तो अल्फा अगर यहाँ पर है तो यहाँ निगेटिव में जाके मैप हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्योंकि यहाँ अगर अल्फा है और टी आपने लगाया तो यहाँ पर टी अल्फा जाके आएगा, और टी अल्फा का निगेटिव यहाँ पर जरूर अवेलेबल होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू हमारा क्या है? डब्ल्यू हमारा स्पेस है, इसलिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके निगेटिव एलिमेंट्स भी रहेंगे, एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करेंगे। फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग वी इज कॉल्ड द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी कोलन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी R2 जिसे कहेंगे टू टुपल्स, r की पावर 2 लिखा है, टू टुपल्स के हैं। तो टी x1 x2 मैप्स टू 1 प्लस x1 x2। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम यहाँ 2 3 मैप कराएं तो किससे मैप होगा? 1 प्लस x1, यानी 3 कॉमा 3 से मैप होगा। अगर हम 0 कॉमा 1 को मैप कराएं तो वो किससे मैप होगा? जाकर के यहाँ 0 रख दिया जाएगा x1 की जगह, तो 1 कॉमा 1 से मैप होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 0 कॉमा 0 को मैप कराएं तो किससे मैप होगा? 1 कॉमा 0 से। ठीक, तो 0 0 जो है नहीं मैप हो रहा है, किससे? 0 0 से, तो इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पहला वाला फेल कर गया। क्योंकि हमने आपको बताया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब जीरो वेक्टर से मैप हो जाए। ये फर्स्ट स्टेप है चेक करने का। ठीक, अगर ये क्वालिफाई ना करे तो फिर आगे कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर ये क्वालिफाई कर जाए कि जीरो वेक्टर से मैप हो रहा है तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा, कौन सा? टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी टी अल्फा प्लस
टी बीटा, तब आप चेक करेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें चेक करते हैं। टी x1 x2 x1 से हो रहा है, बस पलट जा रहा है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 0 0 तो 0 0 से हो जाएगा, तो पहले ही आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ डाउटफुल होगा वहाँ वेरिफिकेशन देंगे। तो अब हम यहाँ 2 वेक्टर ले लेंगे, ये अल्फा बीटा आर स्क्वायर में है, अल्फा x1 x2 है, बीटा y1 y2। अब मैपिंग तो आपको दे दी इन्होंने कि x1 x2 इससे मैप होगा, x2 x1 से मैप होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, आल्सो टी अल्फा इज इक्वल टू x2 x1। ठीक है, टी बीटा भी हो जाएगा y2n, जैसे देख रहे हैं पोजीशन चेंज हो जाएगी, x1 x2 था तो x2 x1, पोजीशन चेंज। अब आपने सी अल्फा प्लस बीटा वेक्टर कैलकुलेट किया, किसमें, v में, v यानी कि R2 में, यहाँ पर सी x1 x2 प्लस y1 y2 दैट इज सी x1 y1 सी x2 y2, ये हो गया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, इंपोज कर दिया टी, इंपोज करेंगे तो इस पे भी इंपोज हो जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, देखिए आया नीचे। ठीक, जब टी इंपोज हो गया तो टी ऑफ सी x1 प्लस y1 सी, अब ये क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी जब टी हटेगा आपका, क्योंकि टी जो हट रहा, हटने का मतलब क्या हुआ, टी हटाने का मतलब क्या हुआ, मैप करा दिया आपने, मैप हो गया, तो कहाँ चला गया, दूसरे वाले में, दूसरे स्पेस में, डब्ल्यू वाले में। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही सेम हो गए हैं, तो ऑपरेटर भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर जो मैपिंग होगी जाकर वो किससे हो जाएगी, सी x2 प्लस y2 और सी x1 प्लस y1 से हो जाएगी। ठीक, अब सी आप बाहर कर लीजिए इसका दोनों का इस तरीके से एक साथ बना लीजिए, एक लाइन नहीं लिखी इसके अंदर, सी x2 कॉमा सी x1 लिखना चाहिए, सी ले लिया बाहर, y2 y1, और दैट कैन बी रिटन एज, भाई x2 x1 है तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे हम लोग सी टाइम्स टी, टी x1 x2 प्लस टी y1 y2, और x1 अल्फा है, y1 y2 बीटा है, तो सी टी अल्फा प्लस टी बीटा हो जाएगा। दस टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी टी अल्फा, सी टी अल्फा प्लस टी बीटा, राइट। देयरफॉर टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना देगा आपका। ठीक, तीसरा टी x1 x2 किससे मैप हो रहा है, x1 माइनस x2 कॉमा x2, माइनस में थोड़ा सा चांस कम रहता है वैसे। ठीक है, टू टुपल से मैप हो रहे हैं, लेकिन x1 माइनस x2 लग गया है, हो सकता है इसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेट करना पड़े। लेफ्ट राइट का मतलब हुआ टी सी अल्फा एक तरफ कैलकुलेट करिए और सी टी अल्फा प्लस टी बीटा दूसरी साइड, लेफ्ट एंड राइट कैलकुलेट करिएगा, और इसमें लिखा भी है कि आपको अपने आप करना है। ठीक, तो आई थिंक ये भी पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 1, ध्यान दीजिएगा इसमें। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। वी कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल। देखिए डायमेंशनल आ जाए तो बेसिस सेट भी आ जाएगा, बेसिस आपने वेक्टर स्पेस चैप्टर में पढ़े हैं। एफ एंड बी इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बी एनी बेसिस फॉर बी, एनी मतलब कोई बेसिस है इसका, कुल का बेसिस हो गया, अल्फा 1 टू अल्फा एन वेक्टर बेसिस हो गए किसके, वी के। Let W be a vector space over F and beta 1, beta 2, beta n are any vectors in W। अब देखिए beta 1, beta 2 जो है वो W के बेसिस नहीं है, जबकि यहाँ पर ये अल्फा वाला तो जो सेट है अल्फा 1 टू अल्फा वो बेसिस है। थ्योरम को पहले ध्यान समझना है। W जो है वेक्टर स्पेस तो है, और बीटा 1, बीटा 2, बीटा n आर एनी वेक्टर्स इन W, है W में ही वेक्टर, ठीक है, लेकिन बेसिस नहीं कहा गया। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपको दिखाना है कि यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कोलन वी टू डब्ल्यू सच दैट टी अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई। ठीक, यानी क्या क्या प्रूफ करना है, एग्जिस्ट, एक तो एग्जिस्टेंस प्रूफ करनी है, मतलब हुआ कि वेल डिफाइंड होना जिसे कहते हैं। फिर एक आ रहा है कि यूनिक होना चाहिए, फिर लीनियर होना चाहिए। तीन बातें, एग्जिस्ट भी करे, यूनिक भी हो, लीनियर भी हो, और सच दैट भी हो टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा आई। देयर आर 4 पॉइंट्स टू प्रूव, आपको इस तरह में 4 पॉइंट प्रूव करने हैं। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, देखिए हम आपको एग्जांपल देते हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ा भी है, कभी कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप तुरंत जवाब देंगे हाँ सर ऐसा हो जाएगा। हम कहें 1 1 से मैप हो रहा है, हम आपसे कहें कि 2 4 से मैप हो रहा है, हम आपसे कहें कि 3 9 से मैप हो रहा है, हम आपसे कहें कि 4 16 से हो रहा है, क्या कोई इस सेट ए से लेके बी के लिए कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम कर सकते हैं। आप कहेंगे कि
ये जो आपका आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए। 1 1 से आ रहा है, 2 4 से आ रहा है, स्क्वायर में जा रहा है। तो इसको आपने जो ऑब्जर्वेशन किया ना, इसी को कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए रूल। आपने बता दिया कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से इस थ्योरम में आपके पास स्पेस भी दिया हुआ है, वेक्टर्स भी दिए हुए हैं। आपको वो एक यूनिक रूल पता लगाना है। वो बता भी दिया इन्होंने कि टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा आई। ये एग्जिस्ट करके दिखाना है कि हाँ एग्जिस्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस में ध्यान देने की बात है कैसे हम रिलेट करेंगे। यहाँ नंबर सिस्टम था, नंबर में तो आप समझ गए 1 1 2 4 3 9 और 4 16 डिजिटल हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी एग्जिस्टेंस कैसे बताते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है। तो थ्योरम तो कुछ कुछ याद हो गई होगी क्या है, नहीं तो यहाँ हम लिख रहे हैं फिर से आपके लिए। इस थ्योरम को स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर। देखिए जो यहाँ पर आपके पास है वो V वेक्टर स्पेस है, ठीक। इधर भी आपके पास एक है W, ये भी वेक्टर स्पेस है। ये हम ऐसे कर दे रहे हैं इस तरीके से। ये एक्चुअली यहाँ पर हमने जो लिया वो जो उन्होंने कहा था ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन आर एनी बेसिस। अगर आप पढ़ना चाहें दोबारा पढ़ने थ्योरम को, एनी बेसिस कहा गया है उसमें। देखिए फिर से एक बार थोड़ा पढ़ देते हैं कि लेट V be a finite dimensional vector space over F and B is equal to alpha 1 to alpha n be any basis for V। ये कोई बेसिस है कंफर्म, यानी स्पैनिंग भी होंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस का मतलब पता है आपको कि Li होना और V को स्पैन करना। ईच वेक्टर ऑफ V इज एक्सप्रेसेबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन B। V के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ठीक। और ये जो W के बारे में कहा कि W भी वेक्टर स्पेस ओवर F एंड बीटा 1 टू बीटा n भी एनी वेक्टर्स इन W। ये हो जाएगा W में कोई वेक्टर है, तब आपको दिखाना है कि एक हमारा यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा टी अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई। तो देखिए ये जो हमने यहाँ बी लिया ना, बी इज इक्वल टू ये अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा एन, ये तो बेसिस हो गए इसके, ठीक। और यहां पर भी आपके पास एनी वेक्टर्स दिए हुए हैं, बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा एन आर एनी वेक्टर्स इन डब्ल्यू। आपको शो क्या करना है कि यहां से यहां के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि टू शो टी अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई, ठीक है। एक बार हम और दिखा दें, आपको ये प्रूफ करना है कि टी अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई, ठीक। अब एक लाइन लिखिए, आप पढ़ दें फिर आगे उसमें बताते हैं आपको। टू प्रूव देयर इज सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी विद टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वी प्रोसीड एज फॉलोज। गिवन बी इज इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा एन, बेसिस दिया है इज एनी बेसिस फॉर वी। सो फॉर एनी वेक्टर अल्फा इन वी देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स x1 x2 xn इन f। क्या हम क्लेम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ईच वेक्टर ऑफ v इज एक्सप्रेसेबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन v। हाँ, स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे such that alpha is equal to xi x1 alpha 1 x2 alpha 2 that is I equal to 1 to xi alpha I। नहीं, अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। फॉर दिस वेक्टर वी डिफाइन, ये लाइन हम आपको यहां बताते हैं कि इस वेक्टर के लिए क्या डिफाइन करेंगे। इसका विजुअलाइजेशन यहां करिए, समझिए। देखिए यहां कहा क्या जा रहा है, यहां एक अल्फा है, ठीक। अब इस अल्फा को हम इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में, हाँ लिख सकते हैं। इसीलिए हम ये क्लेम करेंगे कि देयर एग्जिस्ट x1 x2 xn बिलोंगिंग f। यानी कुछ नंबर ऐसे होंगे, कुछ स्केलर्स ऐसे होंगे कि अल्फा इन वेक्टर्स और इन स्केलर्स के मल्टीप्लाई से हो करके लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेगा। यानी कि x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 और xn अल्फा n, ये हमने सब बेसिस के आधार पे क्लेम किया है कि अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन V। मींस देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स x1 to xn in F such that अल्फा इज इक्वल टू दिस। यानी कि अगर यहाँ काउंटर लगाया जाए तो I इज इक्वल टू 1 to n xi अल्फा I, ठीक। अब देखिए यहां पर एलिमेंट क्या आ जाएगा, यहां क्या आना है टी अल्फा। तो ये टी अल्फा कौन सा एलिमेंट होगा, ये है नहीं आपके पास, ध्यान देना हमारी बात पर, है नहीं। हमें ढूंढना है, यहाँ पर कनेक्ट करना है उसको। एक्चुअली में अभी है नहीं ये, देखा जाए
अब यहाँ पर जो होगा तो कौन सा एलिमेंट होगा, कहाँ से लाएंगे, या होगा भी तो किस तरीके का होगा। तो जो ये स्केलर्स x1 x2 xn है आपके पास, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए बीटा के साथ, यानी अगर हम यहाँ कर दें x1 बीटा 1 जो हमें मिल चुके हैं पहले ही, ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कंफर्म है। अल्फा को अल्फा 1 टू अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लाने के लिए x1 x2 xn एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कंफर्म है बेसिस की वजह से। और यही कंफर्म वाले जो स्केलर्स हमारे उनको हमने ले लिया और ले करके बीटा बीटा 2 बीटा n से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा एक नया वेक्टर बन जाएगा। ये हमारा x2 बीटा 2 और ये हमारा xn बीटा n। ठीक, ये जो हमारा वेक्टर बना ये कहाँ बिलोंग करेगा अगर देखा जाए तो ये हमारा W में बिलोंग कर जाएगा। क्या हम इसको इक्वल टू टी अल्फा क्लेम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो x1 x2 xn आपको स्केलर्स मिले उसकी वजह कौन? अल्फा। अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन में रखा तो ये मिला x1 x2 xn, और उन्हीं x1 x2 xn को हमने यूज कर लिया बीटा 1 बीटा 2 बीटा n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक नया वेक्टर मिल गया और वो नया वेक्टर W मिल गया। इसका मतलब है कि अल्फा के लिए यहाँ पर जो उधर टी अल्फा आ रहा है आपके पास, आ जा रहा है ना। ठीक, तो अब इसी तरह अगर हमने अल्फा 1 को केवल किया होता तो क्या होता, इसकी राइटिंग हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह की गई है। फॉर दिस वेक्टर अल्फा वी डिफाइन ए फंक्शन। देखिए यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैंने बहुत समझाया आपको, बुक्स में नोट्स में से डायरेक्ट लिखा होता है वी डिफाइन ए फंक्शन, ऑटोमेटिक डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया ये हमने आपको समझाया कि x1 x2 xn मिले, कैसे मिले, फिर x1 x2 xn को हमने बीटा से कैसे मल्टीप्लाई किया, एक नया वेक्टर जनरेट किया। कहाँ जनरेट किया? W में किया। दैट इज वो जो जनरेट किया सिग्मा xi बीटा i किया जाके, इसका मतलब वेल डिफाइंड हो गया हमारा। तो दिस फंक्शन t is well defined because for each alpha in V there exists a unique scalar t alpha is equal to sigma I equal to 1 to n xi बीटा i। इसको हमने सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया, ये जो लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi बीटा i। ठीक, तो यही तो आपका टी अल्फा आ रहा है, यानी अल्फा के लिए हमारे पास टी अल्फा है। क्लियर इन W। अब देखिए हमें तो दिखाना था कि ईच अल्फा के लिए टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा i, तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पर अल्फा 1 को आप लिख सकते हैं 1 अल्फा 1 0 अल्फा 2 0 अल्फा n, देखिए लिख सकते हैं। और यही स्केलर्स जो 1 0 आप यूज कर रहे हैं वो बीटा में मल्टीप्लाई कर दिया W में जाकर के, जैसे यहाँ पर आपने V रखा है और यहाँ पर W, ये पीछे हमने फिगर आपका बनाया हुआ है। अब टी अल्फा 1 जो होगा वो 1 इंटू बीटा 1 0 इंटू बीटा 2, ठीक, बीटा n यानी कि बीटा 1, तो देखिए 1 जाके 1 से मैप हुआ ना बीटा 1 से। इसी तरह अल्फा 2 को आपने कंबाइन किया, अब टी अल्फा 2 क्या लिखेंगे? 0 स्केलर ले लिया 1 स्केलर ले लिया, 1 है तो बीटा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 है तो 0 बीटा 2 आया, 2 2 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टी अल्फा 2 बीटा 2, यानी कि अगर हमने अल्फा n को किया होता तो 0 0 0 1 अल्फा n, यानी कि टी अल्फा n क्या हो जाएगा? 0 स्केलर जो यूज हो रहे हैं इसके, बीटा n, तो n n से गया कि नहीं गया? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा ई फॉर ईच आई को आई इक्वल टू 1 टू n। तो ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको एग्जिस्ट कराने में पूरी हेल्प आपकी की है अल्फा के स्केलर्स ने, जो आपने क्लेम किया था। ठीक है, अब बाकी ये इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूफ करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि अल्फा को कॉम्बिनेशन में लाने के लिए x1 x2 xn स्केलर्स यूज हुए हैं, और उन्हीं स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर लिया था हम लोगों ने बीटा 1 बीटा 2 बीटा n में, और एक नया वेक्टर क्रिएट किया। कहाँ क्रिएट किया? W में, और क्लेम कर दिया कि वो जो वेक्टर नया बनेगा हमारा x1 बीटा 1 x2 बीटा 2 वही टी अल्फा हो जाएगा, यानी अल्फा की इमेज हो जाएगा एक प्रकार से। अच्छा, अब यहाँ मान लीजिए अल्फा तो V का एलिमेंट था आपका, नई बात थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, ये क्या है? उसी कॉपी है। अब अगर बीटा बिलोंग कर रहा हो, बीटा किसमें? V में। अब देखिए बीटा अगर V में होगा तो फिर बीटा को हम कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे, किसके? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। क्लियर? तो यानी क्लेम कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट y1 y2 एंड yn इन f फील्ड में होंगे। किस तरह होंगे? सच दैट कि बीटा इज इक्वल टू y1 अल्फा 1 प्लस y2 अल्फा 2 और yn अल्फा n।
क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा ना, जैसे अल्फा को कॉम्बिनेशन में रखा था हम लोगों ने x1 x2 की हेल्प से, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है? ये तो बेसिस एलिमेंट है। अब हम किसको रख रहे हैं? बीटा को रख रहे हैं। बीटा एलिमेंट है कहाँ का? बी का है। अब यही y1 y2 जो आपको मिले हैं, y1 y2 कर लीजिए स्केलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इस y1 को आप बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, y2 को बीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, yn को बीटा n से, तो नया वेक्टर बन जाएगा। वो कहाँ होगा? वो w में होगा। तो वी कैन क्रिएट ए न्यू वेक्टर y1 बीटा 1, तो बीटा 1 है कहाँ? w में है, y2 बीटा 2, और इस तरीके से yn बीटा n। ठीक, और ये वेक्टर कहाँ बिलोंग करेगा? w में। तो क्या इस वेक्टर को हम एज ए इमेज ऑफ टी बीटा नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा कहाँ चला गया? w में। यानी ये हमारा जो है i इज इक्वल टू 1 से n yi बीटा i हो गया जाकर के। तो आप यहाँ गौर करिए कि जिस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में रख रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में, और जो स्केलर्स आ रहे हैं उन्हीं स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर लेना बीटा 1 बीटा 2 से, और w में क्लेम कर दिया हमने, और विच इज ट्रू, सही भी है। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 ऑलरेडी w में है, बीटा 1 बीटा 2 ऑलरेडी हमारे कहाँ है? w में है। तो इनसे मल्टीप्लाई जो स्केलर होगा और समेशन होगा, वो सारे एलिमेंट w में बिलोंग ही करेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पर बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जो बात हमने आपको बताई, लेट बीटा इज एनी वेक्टर इन v then we can write it as beta is equal to y1 alpha 1 plus y2 alpha 2 and yn, यानी ये कॉम्बिनेशन है किसका? बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन। बीटा है कहां पर? बीटा हमारा v में है, सिंस b इज अ बेसिस सेट, और इसकी इमेज टी बीटा अभी हमने आपको समझाया उसी तरीके से कि i इक्वल टू 1 टू n yi, यानी यहाँ अगर हम देखें तो एक नया वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा? y1 बीटा 1 से लेकर के yn बीटा n तक, जिसको हम इमेज मान सकते हैं किसकी? बीटा की। और सही भी है, क्योंकि बीटा में जो स्केलर्स यूज हुए y1 y2 yn, वही हमने यहाँ भी यूज कर लिया। ठीक, तो यानी ये दो हमारे पास इमेजेस आ गई, टी बीटा की भी आ गई और टी अल्फा की ऊपर ही आ चुकी थी आपके पास, देखिए टी अल्फा की भी आ गई। अब लीनियरिटी प्रूफ करनी है, टी सी अल्फा प्लस बीटा। अब सी अल्फा प्लस बीटा पे वही चीज कर दीजिए, तो सी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सी एक्स वन प्लस वाई वन अल्फा 1, सी एक्स टू प्लस वाई 2 अल्फा 2, इसके स्केलर इनको जोड़ दीजिए दोनों को, सी अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दीजिए। तो बीटा वाला तो आपके पास यहाँ पर है, अल्फा वाला ऊपर है। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब इसकी इमेज क्या हो जाएगी? वही स्केलर, खाली स्केलर वही ले लेंगे, अल्फा आई की जगह बीटा ही। देखिए यहाँ पर जब इमेज बनी थी तो अल्फा आई की जगह केवल रिप्लेसमेंट क्या हो रहा था? बीटा ही तो हुआ सिग्मा के फॉर्म में। पूरा कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। इसकी जो इमेज आएगी वो एक्चुअली देखा जाए तो स्केलर ही स्केलर सेम रहेगा, अल्फा 1 की जगह बीटा 1, अल्फा 2 की जगह बीटा 2, अल्फा n की जगह बीटा n, इमेज जो आएगी, क्योंकि इमेज हमारा w में हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1 से n सी आई अल्फा आई बीटा आई। ठीक, अब इसको आप बीटा आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी को आप सिग्मा के बाहर ले लीजिए प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी आ गया एक्स आई बीटा आई, वाई आई बीटा आई। क्लियर? ये यहाँ पर ऑन द अदर हैंड कर लीजिए। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पर ये शायद लेफ्ट हाँ सॉल्व किया, एक सेकेंड, ये लेफ्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड सी टी अल्फा टी बीटा कर लीजिए, तो सी आई इक्वल टू 1 टू n, और टी अल्फा की वैल्यू सिग्मा आई इक्वल 1 टू n एक्स आई बीटा आई, y इक्वल टू 1 टू n वाई आई बीटा आई। ठीक, फिर इसमें आपने बीटा आई कॉमन ले लिया। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ऑब्जर्व करिए तो टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी टी प्लस बीटा हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखिए तीन चीजें प्रूफ कर दी। एक तो एग्जिस्टेंस प्रूफ किया ऊपर, यहाँ पर जो प्रूफ किया था ये वेल डिफाइंड कह सकते हैं, पहला वेल डिफाइंड हो गया, टी इज वेल डिफाइंड, देखिए यहाँ पर वेल डिफाइंड हुआ, टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा आई हुआ। और दूसरा लीनियरिटी। अब बाद में एक और पॉइंट है कि ये यूनिक है कि नहीं, तो यूनिकनेस के लिए हम मान लेते हैं कि एक और ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है, another u, so let u be an another linear transformation for v to w such that u alpha is equal to beta i। हमने मान लिया, अभी आपके पास जो अवेलेबल है वो क्या है? t अल्फा i इज इक्वल टू बीटा i, लेकिन हमें दिखाना है कि t यूनिक है, तो यूनिक को दिखाने के लिए तो एक डिफरेंट मानना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर u अल्फा इज इक्वल टू बीटा i मान लिया। अब देखिए फॉर अल्फा, अल्फा का कॉम्बिनेशन आप जानते हैं इक्वल टू 1 टू n एक्स आई अल्फा आई। अब इसमें u इंपोज कर दीजिए, इधर भी और इधर भी।
वो इम्पोज किया गया। अब इनसाइड करिए, बाहर करिए, पहले बाहर किया गया है, ठीक है। तो यू अल्फा इज इक्वल टू, ये इनसाइड चला जाएगा आपकी, एक्स आई तो स्केलर है ना, नोट नंबर 2 जो बताया था आपको। अब यू अल्फा किसके इक्वल है, बीटा आई के। और जब ये एक्स आई बीटा आई बन जाएगा तो अपने आप में टी अल्फा नहीं बन जाएगा। तो लेकर चले थे आप यू अल्फा, लेकिन इस यू अल्फा आई के बीटा आई मान लेने से, और मानना ही पड़ेगा आपको क्योंकि अनदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना कि यू अल्फा आई बीटा आई, रूल हमारा जो है u से डिनोट कर दिया गया है। तो अब हमारा क्या होगा कि u इज इक्वल टू टी आ जाएगा। Hence there exists unique linear transformation v to w such that t alpha is equal to beta। यानी u जो हम सपोज कर रहे हैं कि दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा जो u अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वो रॉन्ग हो गया या इक्वल आ गया, t इज इक्वल टू u आ गया। इस तरीके से यूनिकनेस प्रूफ हो जाती है इसकी।